बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर महमूद अब्बासी, एक अजीम मेहमान शख्सियत के साथ। दुनिया की तहरीकों की बात की जाए, बहुत सारी ऐसी तहरीकें जिनमें ख़वातीन का अहम किरदार रहा है, और ऐसी तरह की एक तहरीक जिसमें फ़लस्तीन की लैला खालिद हैं, और ये हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर की हकीकी रहनुमा और मकबूजा कश्मीर में कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त करने वाले हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मोहतरमा जनाब मिशाल मलिक साहिबा मौजूद हैं। मिशाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मिशाल साहिबा, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मसला कश्मीर के तकरीबन 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं, इसके जो जितने भी करारदातें हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सर्द खानों में पड़ी हैं, तो आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल है? देखिए, इसका हल एक ही है कि कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए। हमने जो ये इतनी दिहाइयों से जो कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों कश्मीरियों ने अपना खून दिया है, वो किसी फार्मूला के लिए नहीं दिया, ना किसी डायलॉग के लिए दिया है, ना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दिया है, ना किसी सरेंडर के लिए दिया है। हमने खालिसन ये तहरीक जो चलाई है अपनी आज़ादी के लिए की है, और यूएन इसको मानता है। यूएन के अंदर इसके अंदर ओवर 12 करारदादें हैं। ये एक लीगल, एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है, और कौमों की आज़ादी में हज़ारों साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, मगर आज़ादी वो नेमत है जो मैं समझती हूँ कि शायद हमें अपनी ज़िंदगी में ना मिले, मगर अगली नस्लों को मिल सकती है अगर हम इसी तरह डटे रहें। और यही जितने भी दुनिया में आप बड़ी बड़ी तहरीकें उठा लें, जब उनके अंदर वो जज्बा, वो शिद्दत, वो विल रहती है अपनी गोल के अंदर, रेवोल्यूशन के अंदर, तो उनको कामयाबी 100% कश्मीर के हल के लिए कौन से अवामिल रुकावटें हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? आप देखिए, रुकावटें ग्लोबली बहुत सी टाइड्स होती हैं, कभी फेवरेबल होती हैं कश्मीर इशू के, कभी फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि हमारा जो बदकिस्मती से जो दुश्मन भी है उसकी एक महारत रही है इन कैंपेनिंग, एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर प्रोपेगेंडा के अंदर, और उसके अंदर उनका पूरी दुनिया में जो मीडिया के अंदर उनका, स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर आप जितने भी CEOs देख लें, उनमें बहुत से, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, चाहे इंस्टा है, चाहे बहुत से गूगल हैं, उनमें बहुत बड़ा एक इंडियन इन्फ्लुएंस भी है। और यहाँ तक कि जो इंडियन डायस्पोरा है दुनिया भर के इदारों के अंदर, बहुत बड़ा एक पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ता है। तो इसलिए उसको कॉम्बैट करने के लिए दिन रात मेहनत करना दुश्मन के अज़ाइम के ख़िलाफ़। मगर एक बहुत बड़ी फ़तह मिली है हम सबको, जो डिसइन्फो लैब जो EU का जो एक्सपोज हुआ है, वो स्कैम, जो EU का सॉइल उन्होंने यूज़ किया फॉर टेररिज्म और टू एंटी कश्मीर नैरेटिव को बेचना और एंटी पाकिस्तान, तो उसके थ्रू भी जो 250 से ऊपर जो NGOs को जो झूठा ख़बरें जो दुनिया तक पहुंचाई जा रही थी, जिसके तहत पाकिस्तान को फैटिव के अंदर भी लेके जाया गया और कश्मीर को डीलेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की और उसको लिंक करने की कोशिश की टेररिज्म से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इसके झूठे प्रोपेगेंडा से कितनी डेकेड से हो रही हैं पास में। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक डिसइंफॉर्मेशन की जो कैंपेन चलती रही है, और अभी जो अर्नाब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी जो लीक आउट हुए हैं, उससे भी प्रूफ किया गया है कि जो भी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया कर रहा है, चाहे बालाकोट हो, चाहे पुलवामा हो, जो भी इंसिडेंट्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली उनके डर्टी हैंड्स हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए सुपर पावर अमेरिका के किरदार को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सुपर पावर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, मगर क्योंकि दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए परमानेंट 5 ममालिक में अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और बहुत सी जगहों पे उन्होंने अपना एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है। मगर जहाँ तक कश्मीर की बात आती है, मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी है अगर वो ठेकेदार बनते हैं दुनिया के अमन का। मगर इन रियलिटी तो ऐसा हो नहीं रहा, मगर जब तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, अमेरिकन जो भी नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो बाइडन, वहाँ पे भी कैओस चल रहा है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा वहाँ पे नेशनल गार्ड्स को बुला लिया गया है। तो आई थिंक इस टाइम पे एक वैक्यूम है, उनकी तरफ से भी स्पेस नहीं ग्रो कर रही है। मगर ग्लोबली अगर देखा जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी जिस तरीके से बहुत खुल के डिबेट हुई है, सारा ओवन ने जो वहाँ पे की है उसको टेबल प्लेस किया है, इसके वहाँ पे बहुत शोर मचा है खुल के। वहाँ पे बहुत से MPs ने थम्पिंग मेजॉरिटी में हिंदुस्तान का जो असल
घिनौना और भयानक जो चेहरा है वो दुनिया को दिखाया है उसने। तो ये भी एक दुनिया के वानों से आवाज़ें गूंज रही हैं। और जो बाइडन ने भी अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जाए, रिलीज़ किया जाए जो कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये इसको आगे फॉलो अप करेंगे, मगर वहाँ पे अपना एक इंटरनल क्राइसिस चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देखती हैं इस वक्त के? अगरचा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन में इसको बड़े अच्छे खुले अंदाज से बयान करते हैं, आप क्या देखती हैं इसको? कोई किससे हल, कोई आलिया गवर्नमेंट जो है इसकी कोई बेहतर तरीके से हल कर रही है? देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों या कश्मीर कमेटी की जो हेड हों या और भी फॉरेन मिनिस्टर हों, ये सब उनकी ज़िम्मेदारी अब नहीं रही है, ये पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है। मैं पहले भी कहती रही हूँ कि ऑल सेगमेंट्स जो हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के और ख़ास तौर पे कश्मीर के, और जो कश्मीरी हमारा डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, उनको इंगेज किया जाए, उनको मिल बैठ के सारे इदारे मिल बैठ के सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टीज़, कश्मीर की हुर्रियत रहनुमा जो यहाँ पे बेस्ड हैं आज़ाद कश्मीर में या ओवरसीज़ हैं, क्योंकि जो हमारी मेन क़यादत है, टॉप लीडरशिप है, वो तो इस वक्त जेलों में बंद है, हाउस अरेस्टेड है, उनसे रब्ता हो नहीं सकता। और एक कॉम्प्रहेंसिव किस्म की एटलीस्ट फॉर 5 to 10 years there should be a very constructive, a very active, proactive and rigorous policy on Kashmir that should be implemented in action, not just in spirit. ये जो आज़ाद कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के बेस कैंप है, तो इसके लिए इसकी लीडरशिप को आप कैसे देखती हैं? ओवरऑल ये जो आलिया गवर्नमेंट है, क्या इसके ये कोई मसला कश्मीर को उजागर कर रही है या रियासती जमातों के इस मूवमेंट को आप बेहतर समझती हैं? देखिए, सब लोग अपनी अपनी जगह पे डोमेन में काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, मगर मैं समझती हूँ कि और भी मुनज़्ज़म होना चाहिए इस मूवमेंट को, कैंपेन को, और ग्लोबली भी इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर क्योंकि बेस कैंप है, मैं समझती हूँ जितनी भी अपोजिशन की और गवर्नमेंट की पार्टीज़ हैं वहाँ की भी, इनको भी मिल बैठ के, और जो भी हुर्रियत की जो वहाँ पे लीडरशिप है हमारी, उनको मिल बैठ के एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको चलाना चाहिए। और इसको लीड जो है आज़ाद कश्मीर के लोग, मगर उससे भी ज़्यादा जो हुर्रियत के नुमाइंदे हैं या जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के, उनको भी पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए और बिल्कुल फ्रंट पर उनको वो मुकाम देना चाहिए। वो साथ तो होते हैं मगर और भी ज़्यादा नुमाया अंदाज में उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये जो यासीन मलिक साहब तहरीक खुद मुख्तार कश्मीर के दाई हैं, और वो उनकी जो जद्दोजहद थी वो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, तो उनकी जद्दोजहद को आप कैसे देखती हैं? देखिए, उनकी तो जद्दोजहद पूरी दुनिया मानती है, एक बेमिसाल उनकी जद्दोजहद है, और वो कश्मीर की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद पुरअमन तरीके से उसको लीड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने पिछले 3-4 सालों के अंदर जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप जो बनाई है, जिसके तहत उन्होंने सारे प्रो इंडिपेंडेंस, प्रो पाकिस्तान लीडरशिप को पहली दफ़ा एक ही फोरम के अंदर इकट्ठा किया है, जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप, गिलानी साहब, मीर भाई साहब, यासीन साहब, आसिया साहिबा, तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम किया उन्होंने यूनिटी की तरफ, क्योंकि उनका एक कॉमन सबका एक जो गोल है वो है से नो टू इंडियन ऑक्यूपेशन, उसको रिजेक्ट करते हैं वहाँ की आवाम, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और अपने पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए ये रियलाइज़ किया गया है थ्रू द एफर्ट्स ऑफ यासीन साहब कि सबको एक पेज पे इसको लेके चलना है, और आखिर में अवाम ने फ़ैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं, और ये उनका हक है कि वो जिस तरीके से चाहते हैं वो हक उनको दिया जाए यूएन की करारदादों के मुताबिक। कश्मीर आखिरकार मकबूजा कश्मीर का हल कैसे निकाला जा सकता है? इसमें क्या लचक कौन दिखा सकता है? अगर जब भारत भी इस हवाले से, पाकिस्तान और भारत भी किसी एक स्टेज पर, एक पेज पर नहीं आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी में भी इसकी करारदादें आप बेहतर समझती हैं कि सर्द खानों में पड़ी हुई हैं, उसके अलावा अगर इसका हल आखिर क्या है? जंग है? देखिए, मोदी की तो पूरी कोशिश है कि जंग की तरफ मामला जाए, और उसके लिए वो बहुत से वेपन्स भी ख़रीद रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, साइऑप्स भी कर रहे हैं, और अब तो उनका जो फैटफ के अंदर जो जंग चला रहे हैं, ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, तो वो बेसिकली कश्मीर कॉज की वजह से है। तो ये सारे जो उनके अज़ाइम हैं ये तो मुकम्मल एक वॉर की तरफ हैं, और 2019 के अंदर भी 27 फरवरी को न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे ड्यूरिंग मोदीज़ इलेक्शन कैंपेन। तो ये इनके जंगी अज़ाइम हैं,
हम लोग लचक क्या दिखाएं, कश्मीरी या पाकिस्तानी क्या लचक दिखाएं? मान जाएं जो कुछ वो कर रहा है, कश्मीरियों के सर कलम किए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, और वहाँ पे उनकी कब्रिस्तान के ऊपर हिंदुस्तानियों को वहाँ पे घर बनाने के हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ये हमें काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी ऊपर सारी कश्मीरी जो कौम है वो एक है, तो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। दूसरी बात, लचक तभी आएगी जब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि इसके ऊपर जो करारदादें हैं जो UN की, उसकी वायलेशन, इन्होंने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, इन्होंने बायलैटरल ट्रीटीज़ को वायलेट किया है, जिनीवा कन्वेंशंस को किया है, और उसके बाद इन्होंने ये जेनोसाइड का एक्ट किया। जब तक कि दुनिया हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस नहीं लगाएगी, डिफेंस, इकोनॉमिक और लीगल सैंक्शंस, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इंडिया फ्लेक्सिबल होगा। तो उसके ऊपर जब तक दबाव नहीं पहुंचेगा तब तक मैं नहीं समझती कि कोई पुरअमन रास्ता खुल सकता है। दूसरी ऑप्शन जो हिंदुस्तान उस पर लगा हुआ है, तेज़ी से लगा हुआ है, वो है जंग, और जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर क्योंकि ये एक खूनी जंगी जुनून है, RSS का फॉलोअर है मिस्टर मोदी, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। मगर आवाम ने जो साउथ एशिया के सफ़र करना है, पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट्स होंगे, क्योंकि 3 न्यूक्लियर कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और निहत्ती कश्मीरी कौम। मसला कश्मीर में अगरचे आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी एक ये आगाही मुहिम आप प्रेजेंट करें, अगर तो बेहतर नहीं है नौजवान नस्ल को इसकी आगाही हो जाए, आप क्या समझती हैं? देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो कश्मीरी कौम है, दे आर वेल अवेयर जो उनके साथ हो रहा है, जो पिछली नस्लों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो वहाँ ज़्यादा कोशिश है कि वहाँ हम कैंपेन करें जहाँ बच्चों को, यूथ को स्कूल्स में, कॉलेजेस में पता ना हो या इंटरनेशनली ना पता हो। आज़ाद कश्मीर में जाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत विजडम है लोगों का, बहुत इंटेलेक्ट है, बल्कि उनसे ख़ुद भी सीखने का मौका मिलता है। मगर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर इशू को हम कैंपेन करें, क्योंकि हम अफ्रीका तक जाएं, हर मुल्क में हमें ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ग्लोबल डायनामिक्स हैं इस इशू की। ये UN के अंदर सबसे पुराना मसला है, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसके अंदर इकनॉमिक और जो पीस कॉस्ट जो नथी हैं इसके साथ, तो वो दुनिया को उसके पर शोर मचाना, कैंपेन करना और हिंदुस्तान का घिनौना चेहरा एक्सपोज करना। आज़ाद कश्मीर में लाखों लोग आपको देख रहे हैं, और उसके लिए उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा यही मैसेज है आज़ाद कश्मीर के, ख़ास तौर पे यूथ के लिए, कि आप लोग प्लीज़ रिसर्च करें कश्मीर इशू के ऊपर, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखें कश्मीर के ऊपर। अब इस वक्त बदकिस्मती से इतना ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिटरेचर, जो वहाँ पे आर्बिट्री डिटेंशंस हो रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो वहाँ पे सिस्टमेटिकली लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशंस, वीडियोस, फोटोग्राफिक एविडेंसेस या जो ख़बरें आपको मिलती हैं, उनकी क्लिपिंग्स बनाएं, यूथ बनाएं, इनके ऊपर रिसर्च करें। और इंटरनेशनल लॉ पे आपको मैं अपील करूँगी, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है वो इंटरनेशनल लॉ की डायनामिक्स में फॉल करता है, जो हमारे इंटरनेशनली हुकूक हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के। तो आप आवाज़ बने मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की, उनके लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, उनके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फिर ही आप कश्मीर का जो मुकदमा है इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और अपनी ब्रेन पावर के साथ आप एडवोकेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिशाइल साहिबा, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू।